Hi, this is CA Jyoti Deshwal and I welcome you all again back to my YouTube channel or welcome if you are coming to this channel for the very first time. I hope that you all are doing great. In this particular class, we are going to revise a very important chapter. Not that important but still important. Reason being बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, कम टाइम लगा के कम एफर्ट लगा के आप इजीली इस चैप्टर में 4 से लेकर 5 नंबर ले सकते हो। आपकी बुक में ये चैप्टर कवर है आई थिंक 20 से लेकर 21 पेजेस में, लेकिन मैंने इस चैप्टर को अपने चार्ट में कवर किया है सिर्फ 3 पेजेस में। अगर आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर का चार्ट चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाला है जो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप उसके ऊपर क्लिक करोगे एंड यू विल बी एबल टू गेट दिस चार्ट। नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल ऑडिट। मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल ऑडिट में हम 2 टाइप्स की ऑडिट की बात करेंगे। सबसे पहले क्या है आपकी मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट होती क्या है? अगर मुझे आपकी मैनेजमेंट ऑडिट को सिर्फ एक फ्रेज में डिफाइन करना हो तो मैनेजमेंट ऑडिट होती है आपकी मैनेजमेंट की ऑडिट। मतलब दोज फंक्शंस जो फंक्शंस इंटरेस्टेड हैं आपकी मैनेजमेंट से, मतलब जिन फंक्शंस को परफॉर्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट ऑडिट एक असेसमेंट करती है, वो इवेल्युएट करती है कि क्या आपकी मैनेजमेंट उन फंक्शंस को एफिशिएंसी से, इफेक्टिवनेस से कंडक्ट करती है या नहीं करती है। आपकी मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग पावर कैसी है, क्या आपकी मैनेजमेंट आपकी एंटिटी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में सक्षम है या नहीं है, इसकी इवैल्यूएशन करती है मैनेजमेंट ऑडिट। तो क्या कहता है ये कि मैनेजमेंट ऑडिट क्या है? मैनेजमेंट ऑडिट है ऑडिट ऑफ योर मैनेजमेंट। दैट इज मैनेजमेंट ऑडिट इवैल्यूएट करती है कि आपके मैनेजर्स की एबिलिटी क्या है। उसके साथ साथ मैनेजमेंट ऑडिट एसेस करती है आपकी मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को और आपकी मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग पावर को। राइट, फिर से बोलूंगी, अगर मुझे एक फ्रेज में मैनेजमेंट ऑडिट को समराइज करना हो तो मैनेजमेंट ऑडिट है मैनेजमेंट की ऑडिट। फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है कि आपके मैनेजमेंट ऑडिट के स्कोप में कौन कौन सी चीजें आएंगी। तो सबसे पहला, जब आपका ऑडिटर मैनेजमेंट ऑडिट करेगा तो वो इवैल्यूएट करता है आपके टॉप मैनेजमेंट के फंक्शन। टॉप मैनेजमेंट के फंक्शन वो इसलिए इवैल्यूएट करता है ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके कि आपके एंटिटी की पॉलिसीज क्या हैं, उनके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। वो ये अंडरस्टैंड कर सके कि आपकी मैनेजमेंट अपने इंटरनल कंट्रोल्स की इंप्लीमेंटेशन कैसे करती है। उसके साथ साथ वो इस चीज को इवैल्यूएट कर सके क्या आपकी मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूस बेसिस पे अपने इंप्लॉइज को डायरेक्शन देती है। जब आपका ऑडिटर इवैल्यूएट कर लेता है आपकी टॉप मैनेजमेंट के फंक्शन, उसके बाद मैनेजमेंट ऑडिट में उसको कवर करनी पड़ती है इफेक्टिवनेस। और इफेक्टिवनेस में वो इवैल्यूएट करता है कि आपके मैनेजमेंट के एम्स क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, आपकी मैनेजमेंट की ड्यूटीज क्या हैं और आपके मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या हैं। उसके बाद तीसरी चीज जो आपके मैनेजमेंट ऑडिट के स्कोप में आती है वो है एफिशिएंसी। और आपका ऑडिटर जब एफिशिएंसी को इवैल्यूएट करता है उस टाइम पे वो इस चीज को जज करता है कि क्या आपकी मैनेजमेंट इज डूइंग द राइट थिंग, मतलब क्या आपकी मैनेजमेंट सही चीज कर रही है। एंड दोज थिंग्स विच आर डन बाय योर मैनेजमेंट आर राइट, मतलब जो चीज आपकी मैनेजमेंट कर रही है वो सही है और जिन तरीकों से आपकी मैनेजमेंट उन चीजों को कर रही है वो वेज सही है। इन सारी चीजों की इवैल्यूएशन करता है आपका ऑडिटर। तो अगर मुझे बताना हो कि आपके स्कोप ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट में क्या आएगा तो सबसे पहले आपका ऑडिटर इवैल्यूएट करेगा फंक्शंस ऑफ योर टॉप मैनेजमेंट, उसके बाद इवैल्यूएशन करेगा इफेक्टिवनेस की और तीसरा वो इवैल्यूएट करेगा आपकी मैनेजमेंट की एफिशिएंसी की। फिर आगे आता है एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, लेकिन ये एक याद करने वाला क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन में से 6 से लेकर 7 पॉइंट याद रख सकते हो। क्या है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कहता है कि जब आपका ऑडिटर मैनेजमेंट ऑडिट करेगा उस टाइम पे आपके ऑडिटर को किन किन मैटर्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपके ऑडिटर को पता होना चाहिए कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन किस पर्पस के लिए बनाई गई है। दूसरी चीज, मेरी मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है, इंक्लूडिंग मेरी मैनेजमेंट के इस स्ट्रक्चर में मेरी मैनेजमेंट की अथॉरिटी की डेलीगेशन कैसे होती है, वो अपनी प्लानिंग कैसे करती है, अपने बजट्स कैसे बनाती है, मेरी एंटिटी में कौन कौन से इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगे हुए हैं, मेरा जो नेचर है प्रोडक्शन का वो प्रोडक्शन का नेचर कैसा है, ताकि जो मेरा ऑडिटर है वो अंडरस्टैंड कर सके कि मेरी एंटिटी में फंक्शंस कैसे फ्लो होते हैं, प्रोडक्शन की प्लानिंग कैसे करती है मेरी मैनेजमेंट, मेरी फैक्ट्री का लेआउट कैसा है, मतलब कितनी उसके अंदर यूनिट्स हैं, कितनी उसके अंदर डिपार्टमेंट है, उसका डिजाइन कैसा है, मेरी एंटिटी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है, कितनी प्रोडक्शन वो कर सकती है एक दिन में, पर्सोनल
कि प्लानिंग कैसे करती है मेरी एंटिटी, मतलब पर्सनल पॉलिसी क्या है, उनकी वेलफेयर की पॉलिसी क्या है, उनकी ट्रेनिंग कैसे की जाती है। उसके साथ साथ सेल्स मैनेजमेंट में कौन कौन लोग आते हैं और सेल्स की प्लानिंग कैसे होती है, मैनेजमेंट अपनी डिसीजन मेकिंग कैसे करती है, मैनेजमेंट अपने बुक्स रिकॉर्ड्स अपने अकाउंट्स को मेंटेन कैसे करती है, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन अपने फाइनेंस की मैनेजमेंट कैसे करती है। तो इसमें से आप कोई 6 से लेकर 7 पॉइंट लर्न कर सकते हो, बहुत इजी से पॉइंट है, आपको इजीली याद हो जाएंगे। तो इन सारी चीजों को कंसिडर करता है आपका ऑडिटर बिफोर स्टार्टिंग दी मैनेजमेंट ऑडिट। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि आपके मैनेजमेंट ऑडिट के स्टेप्स कितने होते हैं। तो टोटल 3 स्टेप्स होते हैं आपके मैनेजमेंट ऑडिट के। सबसे पहले लाइक एनी अदर ऑडिट, आपका ऑडिटर मैनेजमेंट ऑडिट में डेवलप करता है एक ऑडिट प्रोग्राम, राइट। ऑडिट प्रोग्राम जब वो डेवलप करेगा तो सबसे पहले वो डिवाइस करेगा एक स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी। स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी वो खुद से नहीं डिवाइस करता, उसको स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी बनाने के लिए कंसल्ट करना पड़ता है आपके टॉप मैनेजमेंट से। तो वो एक सबसे पहले क्या बनाएगा ऑडिट प्रोग्राम में, एक स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी इन कंसल्टेशन विद द टॉप मैनेजमेंट, और उस स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी के अंदर होगा कि उसके मैनेजमेंट ऑडिट के स्कोप में क्या आएगा, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे और उसकी कितनी अथॉरिटी है। उसके बाद वो लोकेट करता है अपने मैनेजमेंट ऑडिट फंक्शन को विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इन शॉर्ट वो ढूंढता है कि जो मैं हूं, मतलब मैनेजमेंट ऑडिटर है, उसकी क्या हैसियत है, वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कहां पे प्लेस्ड है, उसको वो लोकेट करेगा। उसके बाद वो ये इंश्योर करता है कि जो उसके एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स हैं उनको एंटिटी के किस एस्पेक्ट में डाला जाए, मतलब वो एलोकेशन कैसे करेगा अपने पर्सनल की, उसको भी वो अपने ऑडिट प्रोग्राम में लिखता है। वो अपने इंगेजमेंट टीम के मेंबर की ट्रेनिंग कैसे करेगा, उन्हें अप टू डेट नॉलेज कैसे देगा, उसको भी वो अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करता है। आपकी ऑडिट की टाइमिंग क्या होगी, मतलब उसको कितने टाइम में ऑडिट खत्म करनी है, उसको कैसे कम्युनिकेशन करनी है, ये सारे एस्पेक्ट भी उसके प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडिट शुड ऑल्सो बी डिटरमाइंड, लेकिन वो इस फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडिट को कैसे डिटरमाइन करेगा, इन कंसल्टेशन विद TCWG, मतलब किस किस टाइम पे आपकी मैनेजमेंट ऑडिट आपकी ऑर्गेनाइजेशन में की जाएगी। तो ये सारी की सारी चीजें कहां पे आएंगी, ऑडिट प्रोग्राम में। तो जब वो ऑडिट प्रोग्राम बना लेगा, स्टेज 2 पे जाके वो एक्चुअल में ऑडिट को करना शुरू करेगा। एक बार उसने प्रोग्राम बना लिया, अब उस प्रोग्राम को हाथ में लेकर वो ऑडिट करना शुरू करेगा। और जब वो ऑडिट कर रहा होगा उस टाइम पे जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनके साथ वो इंटरव्यू करता है। इंटरव्यू मतलब इन सिंपल वर्ड वो इंक्वायरी करता है, वो उनसे क्वेश्चन पूछता है और वो मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने के लिए मैनेजमेंट ऑडिट क्वेश्चनियर को भी यूज कर सकता है। ये मैनेजमेंट ऑडिट क्वेश्चनियर क्या है वो मैंने लेक्चर में आगे जाके ब्रीफ में कवर किया है। तो जब वो एक बार स्टेज नंबर 2 में ऑडिट को कंडक्ट कर लेगा, जो भी उसको कंक्लूजन मिलेंगी उन कंक्लूजन को बेस बनाकर वो क्या दे देगा, अपनी रिपोर्ट इशू कर देगा। लेकिन वो एकदम से रिपोर्ट इशू नहीं करेगा, सबसे पहले रिपोर्ट को इशू करने से पहले वो आपके टॉप मैनेजमेंट के साथ, वो आपके TCWG के साथ क्या करेगा, प्री रिपोर्ट के डिस्कशन करेगा। और फिर मेन रिपोर्ट बनाने से पहले ही विल मेक अ ड्राफ्ट रिपोर्ट। और अगर उसको लगता है कि जो भी ओपिनियन या जो भी उसने अपना रिपोर्ट में मैटर उसने हाईलाइट किए हैं उन मैटर्स को समझने के लिए कोई अदर इंफॉर्मेशन उसको देनी चाहिए, तो उस अदर इंफॉर्मेशन को भी वो रिपोर्ट में डालेगा एंड देन ही विल इशू अ फाइनल रिपोर्ट इन द राइटिंग। लेकिन क्योंकि आपकी मैनेजमेंट ऑडिट का ऑब्जेक्टिव सिर्फ ऑडिट कराना नहीं होता, इंप्रूवमेंट देना भी होता है, रिकमेंडेशन देना भी होता है, तो आपका ऑडिटर फॉलो अप भी करता है आपकी रिपोर्ट का। ठीक है, तो ये सारी चीजें आती हैं आपके स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट में। मूविंग फॉरवर्ड टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज मैनेजमेंट ऑडिट क्वेश्चनियर क्या होता है। मैंने आपको अभी ऊपर क्या बोला कि आपका ऑडिटर जब मैनेजमेंट ऑडिट को करेगा उस टाइम पे वो मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन करने के लिए मैनेजमेंट क्वेश्चनियर का यूज कर सकता है। तो इसका मतलब मैनेजमेंट क्वेश्चनियर एक टूल है। क्या है? एक टूल है जिसको यूज करके आपका ऑडिटर मैनेजमेंट ऑडिट कंडक्ट करता है। ठीक है, सो इट इज अ टूल जिसको यूज करके आपका ऑडिटर क्या कर रहा है, मैनेजमेंट ऑडिट कर रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस क्वेश्चनियर को यूज करने के, इस टूल को यूज करके, क्वेश्चनियर को यूज करके आपका ऑडिटर कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन कर सकता है आपकी मैनेजमेंट की, और जो भी टास्क आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने उन मैनेजमेंट को असाइन किए हैं उनकी, उसके साथ साथ वो अप्रेजल कर सकता है आपकी मैनेजमेंट का, मतलब वो इवैल्यूएट कर सकता है, वो चेकिंग कर सकता है कि आपकी मैनेजमेंट के एक्शन
क्या ऐसे हैं कि वो अल्टीमेटली अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएगी। उसके साथ साथ अगर उसको मैनेजमेंट में कोई भी डेफिशिएंसी मिलती है उसको हाईलाइट करता है आपका ये टूल। आपको मैं आगे जाके आपको बताऊंगी कि ये कैसे वर्क होता है। देन यू विल बी गेट टू नो कि अगर आपका ऑडिटर जब भी जो भी क्वेश्चन उस मैनेजमेंट क्वेश्चनर के अंदर लिखता है, अगर उसका जवाब उसको नो मिलता है, इसका मतलब ये इंडिकेट करती है एक डेफिशिएंसी इन द फंक्शंस ऑफ योर मैनेजमेंट। तो आपका मैनेजमेंट ऑडिट क्वेश्चनियर हाईलाइट करता है डेफिशिएंसीज को, वीकनेसेस को। उसके साथ साथ आपका ऑडिटर इस टूल को यूज करके मैनेजमेंट के फंक्शन का रिव्यू कर सकता है, मैनेजमेंट की प्लानिंग का, उसके ऑर्गेनाइजेशन का, और इस चीज का रिव्यू कर सकता है कि मैनेजमेंट कैसे डायरेक्शन करती है अपने इंप्लॉयज की, उसके कंट्रोलिंग के फंक्शंस कैसे हैं। मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग पावर, आपकी मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या वो इफेक्टिव है या नहीं, इस चीज की भी इवैल्यूएशन, इस चीज का रिव्यू भी आपका ऑडिटर अपने क्वेश्चनियर की हेल्प से कर सकता है। तो मैनेजमेंट ऑडिट क्वेश्चनियर एक ऐसा टूल है जिसको आपका ऑडिटर यूज करता है फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ योर मैनेजमेंट। फिर आता है कि ये मैनेजमेंट ऑडिट क्वेश्चनियर वर्क कैसे करता है। तो आपका ऑडिटर जब भी मैनेजमेंट ऑडिट क्वेश्चनियर बनाएगा उसमें जो भी क्वेश्चन वो लिखता है उसका जवाब डिपेंड, उसका जो जवाब आपके मैनेजमेंट के लोग देते हैं उससे आपका ऑडिटर इवैल्यूएट करता है आपकी मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस, और वो ये भी लोकेट कर सकता है कि क्या आपकी मैनेजमेंट के फंक्शंस में कोई डेफिशिएंसी है, कोई वीकनेस है या नहीं। फॉर एग्जांपल, आपके ऑडिटर ने जो क्वेश्चन पूछा उस क्वेश्चनियर में उसका जवाब आया यस, तो यस इंडिकेट करता है कि जिस फंक्शन के रिलेशन में वो क्वेश्चन था दैट function is गिविंग अ सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस। इसका मतलब वहां पे कोई भी डेफिशिएंसी नहीं है और इस केस में आपका ऑडिटर कोई भी रिटन एक्सप्लेनेशन नहीं मांगता। लेकिन जब आपके ऑडिटर ने क्वेश्चन पूछा और उसका जवाब आया नो, इसका मतलब इट इज इंडिकेटिंग अ अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस, एंड इस केस में आपके ऑडिटर को एक रिटन एक्सप्लेनेशन लेनी पड़ती है आपकी मैनेजमेंट से। और अगर जो क्वेश्चन एप्लीकेबल नहीं होते उस केस में जवाब लिखा जाता है नॉट एप्लीकेबल। तो हमने पढ़ा कि जब मैनेजमेंट ऑडिटर अपना इस क्वेश्चनियर को यूज करता है उस टाइम पे उसको सामने से क्या जवाब मिल रहा है उससे वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि क्या आपकी मैनेजमेंट के फंक्शंस में कोई डेफिशिएंसी है, कोई वीकनेस है या नहीं है। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है आपकी ऑडिट रिपोर्ट। मतलब जब एक बार आपका ऑडिटर अपनी ऑडिट खत्म कर लेगा उसके बाद वो क्या इशू करता है, रिपोर्ट। मैंने ऊपर बताया कि वो एकदम से रिपोर्ट इशू नहीं करता, सबसे पहले वो डिस्कशन करता है, उसके बाद वो ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाता है, फिर वो फाइनल रिपोर्ट बनाता है, राइट। रिपोर्ट भी आपकी कई वे की हो सकती हैं। कितने टाइप की हो सकती है? एक होती है आपकी ओरल रिपोर्ट। ओरल रिपोर्ट जनरली इमरजेंसी की सिचुएशन में इशू की जाती है। मतलब आपके ऑडिटर ने दूर से मतलब चेकिंग करी और उसने जो भी उसकी ऑब्जर्वेशन थी, जो भी उसके रिजल्ट थे, उसने ओरली कम्युनिकेट करती है। अब ये क्योंकि ओरल कम्युनिकेशन है, इस कम्युनिकेशन को आप रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास कोई भी रिटर्न प्रूफ नहीं है। तो आपकी ओरल रिपोर्ट जनरली क्या नहीं कंसिडर की जाती, दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज रिलायबल। लेकिन ओरल रिपोर्ट का एक फायदा है क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लगता आपके ऑडिटर को रिपोर्ट बनाने में, उसको सिर्फ बोलना ही है। तो ये आपकी मैनेजमेंट को हेल्प करती है टू टेक द एक्शंस, करेक्टिव एक्शंस ऑन द राइट टाइम। फिर आती है आपकी दूसरी टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, दैट इज इंटरिम रिटर्न रिपोर्ट। ये रिटर्न रिपोर्ट्स होती हैं और इंटरिम होती है, मतलब फाइनल रिपोर्ट को देने से पहले इन रिपोर्ट्स को इशू किया जाता है। तो ये रिपोर्ट कब इशू की जाती है? जब आपका ऑडिटर अपनी रेगुलर ऑडिट रिपोर्ट को इशू करता है उससे पहले, और ये जनरली उन मैटर्स के रिलेशन में इशू की जाती है जिन मैटर्स को अर्ली कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब जिन मैटर्स को रिजॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि इतना इंपॉर्टेंट होता है कि आपका ऑडिटर फाइनल रिपोर्ट देने तक का वेट नहीं कर सकता, उस केस में आपका ऑडिटर इंटरिम रिटर्न ऑडिट रिपोर्ट को इशू करता है। फिर आती है आपकी रेगुलर रिटर्न रिपोर्ट। जब आपका ऑडिटर एक बार अपनी ऑडिट को खत्म कर लेगा, उसकी जो भी ऑब्जर्वेशंस होंगी, जो भी रिकमेंडेशंस होंगी, वो बाय द वे ऑफ रिटर्न रिपोर्ट इशू कर देता है, उसको कहते हैं रेगुलर रिटर्न रिपोर्ट। एक और स्पेशल टाइप ऑफ रिपोर्ट आपका ऑडिटर इशू कर सकता है इन केस ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट, दैट इज योर समरी रिटर्न रिपोर्ट। इन समरी रिटर्न रिपोर्ट को फ्लैश रिपोर्ट भी कहा जाता है, एमसीक्यू आ सकता है यहां से। क्या कहा जाता है? फ्लैश रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट समरी प्रोवाइड करती है, और क्योंकि ये रिपोर्ट समरी प्रोवाइड करती है, ये मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन को सपोर्ट करती है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब है कि जो लोग आपकी टॉप मैनेजमेंट में बैठे हैं, अब उनके पास इतना टाइम नहीं कि वो बैठ के आपकी पूरी की पूरी रिपोर्ट पढ़े, वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि मुझे हाईलाइट बता दो तुम क्या है, ताकि हम एक्शन ले सके। तो उसको कहते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो ये रिपोर्ट में समरी होती है आपके ऑडिटर की कंक्लूजन्स की, जो भी उसको डेफिशिएंसीज मिली उसकी। तो क्योंकि
जो आपके टॉप मैनेजमेंट में बैठे हैं वो लोग, वो अगर उनको मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन करनी है, मतलब उनको सिर्फ इंपॉर्टेंट एरियाज देखने हैं, तो वो इस रिपोर्ट को रेफर कर सकते हैं। तो आपकी कौन कौन सी रिपोर्ट होगी? ओरल रिपोर्ट होगी, इंटरिम रिटन रिपोर्ट होगी, रेगुलर रिपोर्ट होगी, एंड देन कम्स द समरी रिपोर्ट। फिर आता है कि आपकी रिपोर्ट का फॉर्मेट कैसे होगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जैसे कि हमारी नॉर्मल रिपोर्ट में सबसे पहले हम टाइटल देते हैं, तो वैसे ही मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट में भी सबसे पहले क्या दिया जाएगा? टाइटल। टाइटल शॉर्ट होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, और टाइटल ऐसा होना चाहिए जो इंडिकेट करे कि भाई किस सब्जेक्ट मैटर के रिलेशन में ऑडिट की जा रही है। दूसरा, आपके ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव शुड बी डिफाइंड इन दिस ऑडिट रिपोर्ट। आपकी ऑडिटर के ऑडिट के स्कोप में कौन कौन सी चीजें आती हैं वो भी आपकी रिपोर्ट में डिफाइंड होती हैं। फिर आपकी ऑडिटर की फाइंडिंग्स क्या है, कंक्लूजन्स क्या है, और उसने अल्टीमेटली क्या ओपिनियन दिया, उसको भी वो अपनी रिपोर्ट में इशू करेगा। मैं इस बात को पहले भी बता चुकी हूं कि मैनेजमेंट ऑडिट सिर्फ आपको ओपिनियन देने के लिए नहीं आप अपॉइंट करते हैं अपने मैनेजमेंट ऑडिटर को, आपका मैनेजमेंट ऑडिटर रिकमेंडेशन भी देता है फॉर द इंप्रूवमेंट। तो उसकी क्या रिकमेंडेशन है उसको भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। उसके साथ साथ आपके ऑडिटिंग का व्यू, मैंने ऊपर बताया कि मैनेजमेंट ऑडिटर को जो भी डेफिशिएंसीज मिलती है, कुछ भी उसकी ऑब्जर्वेशन होती है, कंक्लूजन्स होती है, उसको सबसे पहले डिस्कस करनी पड़ती है। तो उसकी जो भी डिस्कशन थी और उस डिस्कशन के ऊपर मतलब जो उसकी कंक्लूजन्स थी, उन कंक्लूजन को जब उसने अपने ऑडिटी के साथ डिस्कस किया, ऑडिटी के साथ इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, जब उसने अपनी मैनेजमेंट के साथ डिस्कस किया तो आपकी मैनेजमेंट का उसके ऊपर क्या व्यू था उसको भी वो यहाँ पे इंक्लूड करता है। और वो एक समरी भी प्रोवाइड कर सकता है। समरी जनरली उन केसेस में प्रोवाइड की जाती है जो रिपोर्ट लंबी होती है, ताकि आपका ऑडिटर वो एक समरी की फॉर्म में अपनी कंक्लूजन को, अपनी रिकमेंडेशन को नीचे शो कर सके। तो ये सारे आपके कंटेंट बनते हैं ऑडिट रिपोर्ट के, राइट। फिर आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो है कि बिहेवियरल एस्पेक्ट कौन से होते हैं मैनेजमेंट ऑडिट के। अब अंडरस्टैंड करो, मैनेजमेंट ऑडिट करने वाला जो बंदा होता है वो आपका ही एक बंदा होता है, मतलब कि वो ऑर्गेनाइजेशन का ही कोई बंदा होता है। तो अगर मान लो कि आप में से ही उठकर कोई बंदा आपकी ही ऑडिट करने लग जाए, कि कल तक जो इंसान आपके साथ बैठ के खाना खा रहा है वो अब आपके किए हुए काम की चेकिंग करेगा, तो कहीं ना कहीं आपके एम्प्लॉइज की ईगो हर्ट होती है। और इसी की वजह से मैनेजमेंट ऑडिट में बिहेवियरल प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कि कौन कौन सी बिहेवियरल प्रॉब्लम मैनेजमेंट ऑडिट में राइज हो सकती है। तो सबसे पहले स्टाफ और लाइन का कॉन्फ्लिक्ट। स्टाफ का मतलब यहां पे है आपका मैनेजमेंट का ऑडिटर, और लाइन का मतलब है आपके डिपार्टमेंट के लोग। तो ये पॉइंट कहता है कि आपके मैनेजमेंट के ऑडिटर को हम कहेंगे स्टाफ के पीपल, और जो आपके लाइन के लोग हैं वो क्या हैं? आपके डिपार्टमेंट के लोग, राइट। अब मैनेजमेंट का ऑडिटर जब ऑडिट कर रहा है, हो सकता है कि उसके अंदर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाए कि जो मैं बोल रहा हूं वही सही है, वैसे ही इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए। और जो स्टाफ के लोग हैं वो उसकी कही हुई बात को कंसिडर ना करें, मतलब वो उसको सुने ना, उसकी दी हुई एडवाइस को फॉलो ना करे। तो इसको कहते हैं स्टाफ और आपके लाइन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट कर रहा है। और हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस सुपीरियरिटी थिंग, और बिकॉज क्योंकि आपके जो लाइन के पीपल हैं वो इनको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है, तो वो आपको मतलब आपके मैनेजमेंट ऑडिटर को सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ना प्रोवाइड करें, राइट। फिर आता है आपका मैनेजमेंट ऑडिटर अल्टीमेटली ऑडिट करके क्या इशू करता है? एक ऑडिट रिपोर्ट इशू करता है। तो जब उसके आपके जो लाइन के लोग होते हैं उनको हमेशा एक फियर रहता है, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। उनको डर रहता है कि जो भी ऑब्जर्वेशंस आपका मैनेजमेंट ऑडिटर देगा वो उनको एडवर्सली इफेक्ट कर सकती है। तो आपकी जो आउटकम होंगी मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट की, वो आउटकम आपके एम्प्लॉइज को डराती है। जैसे कि उनको फियर होता है क्रिटिसिज्म का कि आपके मैनेजमेंट ऑडिटर ने ऑडिट करी और जो उसकी रिकमेंडेशन होंगी या जो भी उसकी ऑब्जर्वेशन होंगी, उन ऑब्जर्वेशन की वजह से उनको क्रिटिसाइज किया जाएगा। दूसरा, उनको ये भी डर होता है कि आपका मैनेजमेंट ऑडिटर जब ऑडिट कर लेगा और जब भी वो रिकमेंडेशन देगा, हो सकता है उसकी रिकमेंडेशन ऐसी हो कि इस एम्प्लॉय को यहां से शिफ्ट करके वहां पे डाल दो, तो उनके डे टू डे ऑपरेशन को चेंज किया जा सकता है, जिसकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम अराइज होती हैं आपकी मैनेजमेंट ऑडिट में। और उनको डर होता है कि आपके मैनेजमेंट ऑडिटर की ऑब्जर्वेशन की वजह से कहीं उनके अगेंस्ट कोई पुनिटिव एक्शन ना लिया जाए, कोई पेनल्टी उनके ऊपर इंपोज ना की जाए। और कई बार आपके मैनेजमेंट ऑडिटर का जो स्टाइल होता है ऑडिट करने का, जो अप्रोच होता है वो हॉस्टाइल होता है, वो फ्रेंडली अप्रोच नहीं अडॉप्ट करता, राइट। तो इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से
आपका मैनेजमेंट ऑडिटर हो सकता है कि वो ढंग से जो वो अचीव करना चाहता है विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट वो अचीव ना कर पाए। अगर प्रॉब्लम है तो इसका मतलब सॉल्यूशन भी होंगे। तो सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं इन बिहेवियरल प्रॉब्लम के? तो सबसे पहले आता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। ये पॉइंट कहता है कि आपका मैनेजमेंट ऑडिटर को क्रिटिसिज्म देना चाहिए, क्रिटिसिज्म, लेकिन कैसा क्रिटिसिज्म होना चाहिए? वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, वो नेगेटिव क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपका ऑडिटर जब अपनी रिपोर्ट बनाएगा उसका रिपोर्टिंग का मेथड ऐसा होना चाहिए कि वो रिपोर्टिंग की जो टोन होनी चाहिए वो टोन होनी चाहिए फ्रेंडली बट फर्म, कि मतलब वो नेगेटिव वे में बात ना करे लेकिन वो फर्म टोन में बात करे। और उसके साथ साथ रिपोर्ट जब वो बनाएगा उसका फोकस डेफिशिएंसीज को हाईलाइट करना नहीं होना चाहिए बस, लेकिन साथ साथ में उसको इंप्रूवमेंट के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। आपके ऑडिटर को जब भी ऑडिट करेगा उसका अप्रोच पार्टिसिपेटिव नेचर का होना चाहिए, कि जो आपके लाइन के लोग हैं उनको वो इंक्लूड करे अपनी ऑडिट में। अगर वो उनको इंक्लूड करेगा, उनसे सजेशन मांगेगा, तो वो लोग इंगेज्ड होंगे और उनको ये समझ में आएगा कि ये ऑडिट हमारे बेनिफिट के लिए ही की जा रही है। उसके बाद कहता है कि आपके ऑडिटर को डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा अपने एम्प्लॉइज को, उनको बताना पड़ेगा कि इस ऑडिट को करने का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव सिर्फ एंटिटी का बेनिफिट करना नहीं है बल्कि उनके बेनिफिट के लिए भी ऑडिट कंडक्ट की जाती है। उसके बाद वो ये कहता है कि जितना कम से कम हो सके आप अपने एम्प्लॉइज के डे टू डे ऑपरेशन में इंटरफेयर करो, क्योंकि अगर तुम जाके बार बार उनसे क्वेश्चन पूछोगे, उनके काम के बीच में जाके ना खड़ाओगे तो वो तो इरिटेट होंगे ना। तो जितना कम से कम हो सके उनके ऑपरेशंस में तुम इंटरफेयर करो और इंश्योर करो कि जो भी तुम्हारी ऑब्जर्वेशंस हैं, जो भी तुम्हारी कंक्लूजन्स है, डायरेक्ट रिपोर्ट में डालने से पहले तुम अपने रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर को इन्वॉल्व करो, उसको डिस्कस करो, उसको कॉन्फिडेंस में लो, राइट। फिर वो ये भी कहता है कि तुम जब भी ऑडिट करो एक एटमॉस्फेयर ऑफ ट्रस्ट एंड फ्रेंडलीनेस का एटमॉस्फेयर मेंटेन करो, ताकि जो तुम्हारे लाइन के पीपल हैं वो तुम्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, वो तुम्हें सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। तो दिस वाज योर मैनेजमेंट ऑडिट। लेट्स स्टार्ट विद योर ऑपरेशन ऑडिट। ऑपरेशनल ऑडिट क्या होती है? ऑपरेशनल ऑडिट होती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेशंस की ऑडिट, राइट। आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेशंस की ऑडिट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से ऑपरेशंस हो सकते हैं? लाइक प्रोडक्शन का ऑपरेशन हो गया, उसके परचेस का ऑपरेशंस हो गया, सेल्स का ऑपरेशंस हो गया, इन ऑर्डर टू चेक कि क्या ये ऑपरेशंस आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ मेल खाते हैं, उसकी ट्यून में है या नहीं। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट फोकस करती है मोर ऑन द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट रादर देन द अकाउंटिंग एस्पेक्ट, राइट। तो ऑपरेशनल ऑडिट क्या होती है? ऑपरेशनल ऑडिट होती है आपकी एंटिटी के ऑपरेशंस की ऑडिट, जैसे परचेज का फंक्शन, सेल्स का फंक्शन, इन ऑर्डर टू इंश्योर कि ये फंक्शंस ऐसे कंडक्ट किए जा रहे हैं जैसे कि आप अल्टीमेटली क्या कर सको, अपने एंटिटी के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सको। फिर कहता है 3 टाइप की ऑपरेशनल ऑडिट हो सकती है। नंबर 1 इज योर फंक्शनल ऑडिट, नंबर 2 इज योर ऑर्गेनाइजेशनल ऑडिट एंड नंबर 3 इज स्पेशल असाइनमेंट। फंक्शनल ऑडिट डील करती है वन और मोर फंक्शंस ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि एक फंक्शन हो सकता है पेरोल फंक्शन। मान लो आपके ऑडिटर ने, आपकी एंटिटी ने आपके ऑपरेशनल ऑडिटर को अपॉइंट किया कि जो ये मेरा पेरोल का फंक्शन है आप इसकी चेकिंग कर दो और इसमें जो भी डेफिशिएंसीज हैं उसको आइडेंटिफाई कर दो, तो उसको कहते हैं फंक्शनल ऑडिट। एडवांटेज क्या है? क्योंकि आप किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन की ऑडिट करा रहे हो तो ये ऑडिट प्रमोट करती है स्पेशलाइजेशन, मतलब सारा का सारा फोकस आपके ऑडिटर का एक फंक्शन के ऊपर होगा। डिसएडवांटेज क्या है? ये बाकी फंक्शन को इग्नोर करती है। तो अगर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से रिलेटेड है, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को ये कंसीडर नहीं करते। दिस इज योर डिसएडवांटेज, राइट। दूसरे टाइप की ऑपरेशनल ऑडिट होती है ऑर्गेनाइजेशनल ऑडिट। ऑर्गेनाइजेशनल ऑडिट में ऑडिट की जाती है आपके यूनिट्स की, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की यूनिट्स हैं, डिपार्टमेंट है, ब्रांचेस हैं, सब्सिडरी है, और ये शो करती है कि कितनी इफेक्टिवली और कितनी एफिशिएंसी से ये फंक्शंस आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तीसरी टाइप की ऑडिट होती है स्पेशल असाइनमेंट। अब ये असाइनमेंट जनरली आपकी मैनेजमेंट रिक्वेस्ट करती है। अगर आपकी मैनेजमेंट को लगता है कि मेरे किसी एरिया में फ्रॉड है तो वो फ्रॉड की पॉसिबिलिटी की इन्वेस्टिगेशन करा सकती है, तो इनको कहते हैं स्पेशल असाइनमेंट। तो 3 टाइप की आपकी ऑपरेशनल ऑडिट हो सकती है। 1 इज योर फंक्शनल ऑडिट, अनदर इज योर ऑर्गेनाइजेशनल ऑडिट एंड थर्ड इज योर स्पेशल ऑडिट असाइनमेंट। फिर आता है कि ऑब्जेक्टिव क्या होंगे आपके ऑपरेशनल ऑडिट के और उसके स्कोप में क्या चीजें आएंगी।
तो आपका ऑडिटर सबसे पहले क्या करेगा, अप्रेजल ऑफ कंट्रोल। तो आपकी ऑपरेशनल ऑडिट डील करती है विद द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। हम जनरली जो अपनी फाइनेंशियल ऑडिट होते हैं उसमें हम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को इग्नोर करते हैं अनलेस दोज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आर रेलिवेंट टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो ये पॉइंट कहता है कि ऑपरेशनल ऑडिट डील करती है जो मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है उनके साथ, और वो ये इवेलुएट करती है कि ये कंट्रोल्स कितनी इफेक्टिवली ऑपरेट कर रही हैं। उसके साथ साथ आपकी ऑपरेशनल ऑडिट इवेलुएट करती है परफॉर्मेंस ऑफ योर ऑपरेशंस, और आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो प्लान्स हैं, उनकी भी चेकिंग, उनकी भी अप्रेजल करती है। यहां पे ऑडिटर इज मेनली कंसर्न्ड हाउ वेल टेक्निकली द ऑपरेशंस आर गोइंग ऑन। आपका ऑडिटर जब ऑब्जेक्टिव्स के, प्लान्स की चेकिंग करता है, ऑब्जेक्टिव्स की और प्लान्स की चेकिंग करता है, उस टाइम पे वो ये कंसर्न्ड होता है इस चीज से कि कितने अच्छे तरीके से टेक्निकली मेरे प्लान्स चल रहे हैं और कितनी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस से वो प्लान चल रहे हैं। राइट, टेक्निकल का मतलब होता है कि जो भी ऑब्जेक्टिव्स आपकी मैनेजमेंट ने लगाए हैं, जो भी पॉलिसीज आपकी मैनेजमेंट की हैं, उन प्लान्स को लेकर आपकी जो ऑपरेशंस है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। फिर आपका ऑडिटर अप्रेजल करता है ऑर्गेनाइजेशनल के स्ट्रक्चर के, और जब वो अप्रेजल करता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का, उस टाइम पे वो कंसिडर करेगा कि क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ऐसा है कि अल्टीमेटली इट इज इन ट्यून विद द ऑब्जेक्टिव, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। और क्या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपने अपने अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखकर बनाया है, और whether the line of responsibility from top to bottom is clearly defined। ऊपर से लेकर नीचे तक किसके पास क्या अथॉरिटी है, किसके पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या वो क्लियरली डिफाइंड है, और whether the responsibility and whether the authority is clearly defined। और यहाँ पे कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए आपकी अथॉरिटी की। एक बार फिर से बता देती हूँ, ये थोड़ा सा टेक्निकल है कि ऑब्जेक्टिव और स्कोप ऑफ योर ऑपरेशनल ऑडिट में क्या क्या चीजें आती हैं। तो आपका ऑडिटर सबसे पहले जब वो आपकी ऑपरेशनल ऑडिट को करेगा तो कंट्रोल्स को अप्रेज करेगा। अप्रेज मतलब चेक करेगा, कंट्रोल्स मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। दूसरा, वो आपके ऑपरेशन की परफॉर्मेंस की इवेल्युएशन करेगा। तीसरा, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्लान्स हैं, उनकी वो अप्रेजल करेगा। वो इस चीज को देखेगा कि क्या आपके प्लान्स टेक्निकली सही चल रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी, उनकी इफेक्टिवनेस को चेक करेगा। उसके साथ साथ वो आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की अप्रेजल भी करेगा, उसकी चेकिंग भी करेगा, और उस टाइम पे वो कंसिडर करेगा कि आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि वो ट्यून में होना चाहिए आपके ऑब्जेक्टिव्स के, और क्या आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में अथॉरिटी और रिस्पांसिबिलिटी को क्लियरली डिफाइंड किया गया है, टॉप से लेकर बॉटम तक की अथॉरिटी क्लियरली डिफाइंड है, किसी भी अथॉरिटी की आपस में ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आपका ऑडिटर चेक करता है ऑपरेशनल ऑडिट में। फिर आता है कि ये ऑपरेशनल ऑडिट कराने की नीड ही क्यों पड़ी। तो सबसे पहले पॉइंट कहता है कि जो पहले ट्रेडिशनल सोर्सेज यूज करते थे आपके मैनेजमेंट के लोग इंफॉर्मेशन के लिए, वो इनएडुकेट थे for the ineffective management, for the effective management, as due to the layers of authority remained away from the operations। वो कहता है कि जो आपकी अथॉरिटी थी और जो आपके ऑपरेशंस थे, वो उन दोनों में बहुत ज्यादा गैप था। गैप क्यों था कि जो लोग अथॉरिटी एक्सरसाइज करते थे और जो लोग ऑपरेशंस करते थे, उन दोनों के बीच उनकी अथॉरिटी में बहुत ज्यादा गैप था। राइट, जिसकी वजह से हम ये कंसेप्ट लेकर आए ऑपरेशनल ऑडिट का, उस गैप को फिल करने के लिए, उस वॉइड को फिल करने के लिए। उसके साथ साथ जो कन्वेंशनल सोर्सेज थे इंफॉर्मेशन के, वो क्या थे, आपके इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट होगी या रूटीन आपकी परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन होगी, ये आपकी डिपार्टमेंट को डायरेक्शन नहीं प्रोवाइड करते थे। देखो, अगर तो कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंटल हेड है, उसके अंदर जो डिपार्टमेंट आती है, तो वो उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन से तो कंसर्न होता था, लेकिन जो बाकी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए किसी और डिपार्टमेंट की, तो वो आपकी रूटीन रिपोर्ट्स प्रोवाइड नहीं करती थी, जिसकी वजह से ऑपरेशनल ऑडिट आई तुम्हारे सीन में। उसके बाद कहता है कि ऑपरेशनल ऑडिट हैज फील्ड अ वेरी सिग्निफिकेंट वैक्यूम। मैं बता भी चुकी हूं कि आपकी ऑपरेशनल ऑडिट ने एक वॉइड को फील किया है, एक वैक्यूम को फील किया है, एज इट प्रोवाइड द मैनेजमेंट विद इनएक्सपेंसिव योर कॉन्टिन्यूस एंड ऑब्जेक्टिव अप्रेजल ऑफ योर एक्टिविटीज। ठीक है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से, ऑल्दो कई बार अभी तक तो पूछा नहीं गया, व्हाट इज द नीड ऑफ ऑपरेशनल ऑडिट। यहाँ पे ऑपरेशनल ऑडिट में क्वेश्चन जो बनेगा ना, वो बनेगा आपके इस वाले कंसेप्ट से कि
केस स्टडी बेस्ड बनते हैं क्वेश्चन। वो कोई भी सिनेरियो दे देंगे, वो ये पूछ सकते हैं कि इस वाली सिचुएशन में आप बताओ कि आप कौन सी ऑडिट अप्लाई करोगे, राइट। तो आपको वहां पे वो सारी चीजें आनी चाहिए। फिर आता है कि आपकी क्वालिटीज क्या होंगी किसी भी ऑपरेशनल ऑडिटर की। जो नॉर्मली किसी एक नॉर्मल ऑडिटर की पर्सनल एट्रीब्यूट्स होते हैं, वही आपके ऑपरेशनल ऑडिटर के एट्रीब्यूट होने चाहिए। आपका ऑपरेशनल ऑडिटर शुड बी इनक्विजिट, क्वेश्चनिंग माइंड, मतलब वो क्यूरियस होना चाहिए। ही शुड बी क्यूरियस, क्योंकि उसकी ऑडिट में सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट नहीं है, उसको और भी बहुत सारे एस्पेक्ट देखने हैं। उसका जो माइंड है वो कैसा होना चाहिए, क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए। वो हमेशा क्वेश्चन पूछे, हु मतलब ये किसने किया, कैसे किया, क्यों हुआ, हर एक चीज के बारे में। और वो विजुअलाइज कर पाए कि अगर मैं किसी ऑपरेशन की चेकिंग कर रहा हूं और मैनेजमेंट ने कॉम्प्लिकेटेड वे फॉलो किए उस ऑपरेशन को कंडक्ट करने के लिए, तो उस ऑपरेशन को सिंपलर वे में कैसे कंडक्ट किया जा सकता था, उसके पास उतनी विजुअलाइजेशन पावर भी होना चाहिए। आपका ऑडिटर हमेशा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करे, ताकि वो क्या इंश्योर कर सके, अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जो एक डेफिशिएंसी शो करती है ऑपरेशन में, तो उसका दिमाग जगना चाहिए। तो कहता है कि ही शुड सी इफ एनी पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ ऑपरेशन इज प्रॉपर्ली फिट इन द बिजनेस फ्रेम। ये पॉइंट तो वैसे इसने ये लिखा है कि जो वो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इस चीज़ को लेकर इंश्योर करता है कि जब भी वो किसी ऑपरेशन की चेकिंग करेगा, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि वो जो भी उस ऑपरेशन के एस्पेक्ट है वो आपके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के इन लाइन होने चाहिए। फिर उसके बाद कहता है कि उसका अप्रोच कैसा होना चाहिए, उसका अप्रोच कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होना चाहिए। हमने ऊपर भी देखा मैनेजमेंट ऑडिटर का अप्रोच भी कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए रादर देन फॉल्ट फाइंडिंग। उसका अप्रोच ऐसा नहीं होना चाहिए ये गलती ऐसे हुई है, ये गलती ऐसे हुई है। ही शुड बी मोर कंस्ट्रक्टिव। उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मुझे इंप्रूवमेंट करवानी है। फिर कहता है कि उसको हम जब भी वो अपनी ऑडिट करने जाएगा, ही शुड चूज द राइट टीम, और उसकी टीम के अंदर लोग जो होंगे वो डिफरेंट बैकग्राउंड से होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारी क्वालिटीज आपकी ऑडिटर की होनी चाहिए। फिर इसमें एक कंसेप्ट आता है कि सिस्टम्स क्या होते हैं और प्रोसीजर्स क्या होते हैं। तो सिस्टम्स का मतलब होता है, अच्छा सिस्टम की डेफिनेशन आप सुनना, ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग डेफिनेशन है। सिस्टम में बी डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑब्जेक्ट। आप सिस्टम किसे कहोगे, सेट ऑफ ऑब्जेक्ट को सिस्टम कहोगे, टुगेदर विद द रिलेशनशिप। मतलब सेट ऑफ ऑब्जेक्ट को तुम सिस्टम कहोगे और उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उनको भी सिस्टम कहोगे। चाहे उन ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशनशिप है या फिर उनके एट्रीब्यूट्स को भी तुम सिस्टम कहोगे, विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर, या फिर वो जो कनेक्टेड हैं उनके इन्वायरमेंट के साथ इन सच अ वे दैट इट फॉर्म्स एन एंटायर और इंटीग्रल होल। समझ में नहीं आया ना, आएगा भी नहीं, दोबारा से बताती हूँ। ये डेफिनेशन इसी वे से बनाई है। सिस्टम मे बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट। सिस्टम बोलोगे तुम किसी भी सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को, टुगेदर विद द रिलेशनशिप, मतलब उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है ऑब्जेक्ट्स का, उसको भी तुम सिस्टम बोलोगे। और उनके एट्रीब्यूट्स क्या हैं वो भी तुम्हारे सिस्टम में आएंगे। वो एट्रीब्यूट्स और वो ऑब्जेक्ट आपस में कैसे कनेक्टेड है वो भी सिस्टम में आएंगे, और वो ऑब्जेक्ट आपकी इन्वायरमेंट से कैसे कनेक्टेड है वो भी सिस्टम में आएंगे। और अगर मैं इन सबको मिला दूं, आपको क्या मिलेगा, एक इंटीग्रल होल, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी। अगर मैं अब इसको एग्जांपल दूं, आपके ऑपरेशंस लाइक मैन्युफैक्चरिंग, आपका ऑपरेशन लाइक परचेजिंग का फंक्शंस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसके सिस्टम होते हैं। ये इसने बोला है, मतलब आपका परचेज का फंक्शन, आपका सेल्स का फंक्शन, ये क्या है, सिस्टम है। और उनकी डिजाइनिंग, मतलब आपके सिस्टम की डिजाइनिंग और उनकी ऑपरेशंस कैसे होनी चाहिए, ये ऐसी होनी चाहिए आपके सिस्टम की डिजाइनिंग और उनका ऑपरेशन कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके, राइट। यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। फिर आता है आगे, प्रोसेस क्या होती हैं, प्रोसीजर्स क्या होते हैं। तो प्रोसीजर्स होती हैं वो पॉलिसीज, नहीं, प्रोसीजर्स होते हैं वो मीन्स, वो तरीके जिनकी हेल्प से आपकी ऑर्गेनाइजेशन अपनी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करती है। यहां से भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो मैम क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा रिव्यू ऑफ सिस्टम एंड प्रोसीजर से, कि जब आपका ऑडिटर इन सिस्टम्स के, मतलब इस मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन क्या है, सेल्स का फंक्शन क्या है, इनका आपस में इंटरेक्शन क्या है, इनके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, ये सारे फंक्शंस आपके ऑर्गेनाइजेशन से कैसे रिलेट करते हैं, जब इनका रिव्यू करेगा तो वो कौन कौन से क्वेश्चन पूछेगा ये, और उसको कौन कौन से एस्पेक्ट कवर करने हैं जब वो इवेल्युएट करेगा इन सिस्टम और इन प्रोसीजर्स को, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो पहला पॉइंट कहता है कि हाँ, पहला टॉपिक है कि आपका ऑडिटर कौन कौन से क्वेश्चन पूछेगा जब वो रिव्यू कर रहा होगा सिस्टम एंड प्रोसीजर को। तो पहला क्वेश्चन वो पूछेगा, क्या इज द फंक्शन प्रॉपरली लोकेटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि क्या आपका फंक्शन, मान लो परचेज का फंक्शन है, क्या उस फंक्शन की लोकेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जहां पे भी उसकी लोकेशन है, क्या वो प्रॉपरली लोकेटेड है ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव किया जा सके। दूसरा,
कि जो आपके स्टाफ हैं क्या उनकी अपॉइंटमेंट सही तरीके से होती है, वो प्रॉपरली एक्सपीरियंस्ड है, उन्हें सही ट्रेनिंग दी जाती है। तीसरा, हैज अ डिफाइनेड प्रोग्राम हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, क्या एक प्रॉपर प्रोग्राम एस्टैब्लिश्ड किया गया है, क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी सेटिस्फैक्टरी है। फिर आता है कि कौन कौन से एरिया कवर करेगा आपका ऑडिटर जब वो सिस्टम एंड प्रोसीजर्स का रिव्यू करेगा, उनकी इवेल्युएशन करेगा। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है सबसे पहले क्या पूछेगा वो आपके एंटिटी से, इज द सिस्टम एंड प्रोसीजर्स आर डिजाइन टू प्रमोट कंपनीज ऑब्जेक्टिव, क्या मेरी कंपनी के सिस्टम एंड प्रोसीजर्स ऐसे हैं जो प्रमोट करते हैं मेरी एंटिटी के ऑब्जेक्टिव को। दूसरा, क्या ये जो सिस्टम और प्रोसीजर्स मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेट कर रही हैं वो मेरी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर ऑपरेट कर रही हैं, मतलब जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसकी जो भी पोजीशन है उस पोजीशन में उसकी जो भी अथॉरिटी है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग ऑपरेट कर रही हैं। तीसरा क्वेश्चन, डज द सिस्टम एंड प्रोसीजर एडुकेटली प्रोवाइड द मेथड ऑफ कंट्रोल, कि क्या जो सिस्टम एंड प्रोसीजर्स मेरे एंटिटी में एग्जिस्ट करते हैं वो मुझे कंट्रोल का एक एडुकेट मेथड प्रोवाइड करते हैं ताकि मैं एक मैक्सिमम गलत लिखा हुआ है यहां पे, मैक्सिमम आउटपुट मैं ऑब्टेन कर सकूं विद द लीस्ट एफर्ट्स एंड लीस्ट कॉस्ट, राइट। उसके बाद कहता है डज द सिस्टम एंड प्रोसीजर्स प्रोवाइड फॉर द इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट, क्या मेरे सिस्टम एंड प्रोसीजर्स ऐसे हैं जो इंश्योर करते हैं कि डिपार्टमेंट की आपस में कोऑर्डिनेशन इफेक्टिव होनी चाहिए। क्या हैव ऑल द रिक्वायर्ड फंक्शन एस्टैब्लिश, जितने भी फंक्शन मेरी एंटिटी में रिक्वायर्ड थे, ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर्ड थे, क्या उन फंक्शन को एस्टैब्लिश्ड कर दिया गया है। तीसरा, हैज द नेसेसरी अथॉरिटी हैज बीन डेजिग्नेटेड टू कैरी द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब तुमने अपने एम्प्लॉइज को इन सिस्टम्स के अकॉर्डिंग अथॉरिटी नहीं दी पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, तो वो काम कैसे करेंगे। तो ये पॉइंट कहता है क्या उनको आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग अथॉरिटी भी दी है। कैन एनी चेंजेस बी मेड इन ऑर्डर टू इंप्रूव द इफेक्टिवनेस, आपका ऑडिटर इस चीज को भी रिव्यू करेगा, क्या इन सिस्टम एंड प्रोसीजर्स को बेटर करने के लिए चेंज किया जा सकता है। दोबारा से बताऊं, देखो सबसे पहले वो क्या बोलेगा कि क्या मेरे सिस्टम एंड प्रोसीजर्स ऐसे हैं जो मेरे ऑब्जेक्टिव के, जो मेरे एंटिटी के ऑब्जेक्टिव को परफॉर्म करते हैं। दूसरा, वो बोलेगा क्या मेरे सिस्टम एंड प्रोसीजर्स मेरे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के फ्रेमवर्क के अंदर काम कर रहे हैं। तीसरा, जो मेरे सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स हैं क्या वो कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं, एक एडुकेट कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं या नहीं। जो सिस्टम्स एंड प्रोसीजर हैं क्या वो मेरे जो एम्प्लॉइज हैं उनको एडुकेट अथॉरिटी प्रोवाइड करते हैं अलोंग विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या जितने भी फंक्शंस मेरे ऑर्गेनाइजेशन में होने चाहिए वो फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं, क्या मुझे इन सिस्टम एंड प्रोसीजर में कोई चेंज करने की जरूरत है इन ऑर्डर टू मेक देम मोर इफेक्टिव, ताकि मैं अपने एंटिटी के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकूं। तो ये सारी चीजें आती हैं सिस्टम एंड प्रोसीजर्स में। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन रह गया बहुत इंपॉर्टेंट, वो था कि आपके मैनेजमेंट ऑडिट वर्सेस ऑपरेशनल ऑडिट की मैनेजमेंट ऑडिट और ऑपरेशनल ऑडिट में रिश्ता क्या है। तो आपकी मैनेजमेंट ऑडिट और ऑपरेशनल ऑडिट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री, भाई भाई हैं, ये हाथ में हाथ मिला के चलते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट ऑडिट में हम क्या करते हैं, आपकी मैनेजमेंट की क्वालिटी को चेक करते हैं, मतलब मैनेजमेंट की ऑडिट करते हैं, जबकि ऑपरेशनल ऑडिट इज कंसर्न्ड विद द क्वालिटी ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑडिट इज कंसर्न्ड विद द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल ऑडिट इज कंसर्न्ड विद द क्वालिटी ऑफ ऑपरेशन। डिफरेंस क्या है इन दोनों में, फिर अगर ये भाई भाई हैं तो हम डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस आपके मेथड में नहीं है, मतलब डिफरेंस तुम्हारे ऑडिट करने के मेथड में नहीं है, डिफरेंस है लेवल ऑफ अप्रेजल में, कि किस लेवल की चेकिंग हो रही है उसमें डिफरेंस है। मैनेजमेंट ऑडिट में तुम अपनी मैनेजमेंट लेवल के डिसीजन की चेकिंग कर रहे हो, ठीक है, मतलब मैनेजमेंट की लेवल क्या हाई है। लेकिन ऑपरेशनल ऑडिट में तुम इवेल्युएट करते हो एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशंस, तो ऑपरेशनल के जो लोग होते हैं वो नीचे आते हैं, तो मेथड में डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस किस में है, लेवल ऑफ अप्रेजल में। उसके बाद स्कोप में क्या आता है, मतलब आपकी मैनेजमेंट ऑडिट के स्कोप में क्या आता है और ऑपरेशनल ऑडिट के स्कोप में क्या आता है। स्कोप जो आपकी मैनेजमेंट ऑडिट का है वो वास्ट स्कोप है, मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर ही आपकी ऑपरेशनल ऑडिट आ जाती है। गिव मी 2 मिनट, आई हैव टू प्लग माय, जो आपकी मैनेजमेंट ऑडिट का स्कोप है वो वास्ट है एज कंपेयर टू ऑपरेशनल ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर ही ऑपरेशनल ऑडिट आती है। तो ये कहता है कि व्हाट इज नॉर्मली परफॉर्म्ड इन ऑपरेशनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट में
आपकी हम इवेलुएट करते हैं रेलिवेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द फंक्शंस ऑफ योर मैनेजमेंट। तो मतलब मैनेजमेंट ऑडिट आपकी ऑपरेशनल ऑडिट को भी इंक्लूड करता है। फिर कहता है कि कंक्लूजन बता दो, कंक्लूजन क्या है। तो मैनेजमेंट ऑडिट एंड ऑपरेशनल ऑडिट दो आइडेंटिफिएबल एक्सरसाइज है, मतलब इंडिपेंडेंट एक्सरसाइज है, उनको तुम इंडिविजुअली आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेकिन फिर भी उनका जो एरिया है उन दोनों के अंदर बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जो एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। तो यहाँ पे भी 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तुम्हारी बुक में ये पैराग्राफ के फॉर्म में दिया है, मैंने उन 4 पैराग्राफ को ऐसे पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले कि मैनेजमेंट ऑडिट एंड आपकी ऑपरेशनल ऑडिट कॉम्प्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री है, दोनों में डिफरेंस मेथड का नहीं है, उनमें डिफरेंस है लेवल ऑफ अप्रेजल का। दोनों के स्कोप में क्या चीज़ें आती है, आपकी मैनेजमेंट का स्कोप वाइड है, ऑपरेशनल ऑडिट का स्कोप आपका नैरो है। और उसके बाद मैनेजमेंट ऑडिट एंड ऑपरेशनल ऑडिट इज आर टू identifiable exercise but having a large overlapping area। ठीक है, सो दिस वाज योर मैनेजमेंट ऑडिट एंड योर ऑपरेशनल ऑडिट। आई होप कि आपको ये रिवीजन अच्छी लगी। मैंने थोड़ा सा स्लो ही बोला है, रीजन बीइंग मैं चाहती हूँ कि मैं इतनी क्लैरिटी से बोलूँ कि आपके ना दिमाग में छप जाए मेरी आवाज़। अगर आपको ये ऑडिट मतलब ये चैप्टर अच्छा लगा, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो इफ यू कैन, कमेंट ऑन दिस वीडियो इफ यू कैन, बिकॉज reason being this is a new channel and more you will like it, more you will share it, इस channel की reach बढ़ेगी and more people are going to get benefited including me। So thank you so much for coming to this channel, have a great day or night। जब भी आप इस वीडियो को देखो, I hope कि आप बहुत अच्छे नंबर लो ऑडिट में। बाय बाय।